हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और एम्फियोक्सिस की ये लास्ट वीडियो है। एम्फियोक्सिस से रिलेटेड और भी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। लगभग 8 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, एम्फियोक्सिस की बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिट एंड हैबिटेट, एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ये वीडियो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और इसके अलावा एम्फियोक्सिस की बॉडी के अंदर जो इसकी फिजियोलॉजी होती है, उन सभी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए इसकी बॉडी में कई सारे सिस्टम बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन एक फिजियोलॉजी है, और इस फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए इसकी बॉडी में बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से एक्सक्रीशन एक फिजियोलॉजी है, और एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए इसकी बॉडी के अंदर बना हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरह से इसकी बॉडी में इसकी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए जितनी फिजियोलॉजी है उतने ही सिस्टम बने हुए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। उन सभी फिजियोलॉजी और उन सभी सिस्टम को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। और ये लास्ट फिजियोलॉजी है जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और फिर उसके बाद आप उस पर सर्च करेंगे बायो बुक टैग। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ज्वाइन का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, चैनल खुल जाएगा, ज्वाइन का एक ऑप्शन आएगा, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी मैं पीडीएफ एंड नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं उस पीडीएफ और नोट्स को उस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर आपको नोट्स भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लैंसुलेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लैंसुलेट। आज की इस वीडियो के अंदर हम एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये जो तीनों डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों डायग्राम सफिशिएंट है एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, या एग्जाम पेपर में तीनों डायग्राम आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो ऊपर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको इसकी गोनेट्स की लोकेशंस का, उसकी पोजीशन का पता चल सके कि आखिर एम्फियोक्सिस की बॉडी के अंदर जो गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी लोकेशन क्या है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम पेपर में सफिशिएंट टाइम मिले तब आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले तो हम ये जानते हैं क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लैंसुलेट। क्योंकि इन तीनों नाम से हम इसको जानते हैं, तो इसलिए इसको कंफ्यूज मत होना। कोई भी अगर नाम आए, ब्रैंकियोस्टोमा पूछा जाए, एम्फियोक्सिस पूछा जाए, लैंसुलेट पूछा जाए, आप ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं हम दोस्तों कि एम्फियोक्सिस का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरह से है। बाकी तो हम इसको समझते रहेंगे, इसकी स्ट्रक्चर ये है, इसमें स्पर्म की स्ट्रक्चर ये है, या ओवा की स्ट्रक्चर ये है, फर्टिलाइजेशन इसमें ऐसे होता है, या इसमें लार्वा का डेवलपमेंट ऐसे होता है, या फिर इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ये सारी बातें हम समझते रहेंगे। एक पहले पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है और किस तरह से होता है, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने में। दोस्तों, एम्फियोक्सिस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल है, यानी कि मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, और दोनों बॉडी से गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म बनता है, और फीमेल गैमेट ओवा बनता है। और इन दोनों, ये दोनों के दोनों जो है बॉडी के बाहर सी वाटर के अंदर, चूँकि आपने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जब मैंने बताया था इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहाँ पर मैंने हैबिटेट को भी डिस्कस किया कि ये समुद्र के पानी में रहते हैं, यानी कि सी वाटर के अंदर रहते हैं, और वहीं पर ये अपने गैमेट्स को रिलीज़ करते हैं। तो जहाँ पर ये अपने गैमेट्स को रिलीज़ करेंगे, मेल और फीमेल जो है अपने गैमेट्स को रिलीज़ करेंगे, तो वहाँ पर स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइज होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, वाटर के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फिर वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ पर जाइगोट बनेगा, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, तो फिर लार्वा बनेगा। लार्वा बनने के बाद फिर वो लार्वा धीरे धीरे डेवलप करके एक नया एम्फियोक्सिस की बॉडी बना लेगा। तो इससे हम समझ गए हैं एक ओवरव्यू कि किस तरह से इसकी एक लाइफ साइकिल का एक आइडिया हमको मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम पेपर में आपको ज़रूरत होगी नोट्स की। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा इज़ वेरी सिंपल टाइप, एकदम सिंपल टाइप का होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें जो सेक्स होता है वो सेपरेट होता है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल होता है।
ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये यूनिसेक्सुअल है, मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी, बट नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल हम ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा इसमें से मेल है और कौन सा इसमें से फीमेल है, यानी कि हमें पता नहीं लग पाएगा क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक द्विरूपता जिसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लैंगिक रूप से या सेक्सुअलिटी के पर्पज से हम देखें कि ये दो रूपों में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें जो है वो अब्सेंट होता है, नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो है गोनेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और गोनोडक्ट इसमें, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो गोनोडक्ट होती है, ठीक है, जो एक वेसिकल्स होती है, कैनाल, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, वो सब इसके अंदर अब्सेंट। इसके अंदर जो है गोनेट्स प्रेजेंट होती है। और गोनेट्स कहाँ प्रेजेंट होगी, ये जो आप देख रहे हैं फेरिंग्स का जो रीजन दिखाई दे रहा है जस्ट नीचे की तरफ, ठीक है, एकदम नीचे प्रेजेंट होगा फेरिंग्स के। अब यहाँ पर हम नोट करते हैं द गोनेट्स आइदर टेस्टिस या ओवरीज। ठीक है, गोनेट्स क्या हो सकते हैं, टेस्टिस हो या ओवरी हो, वो लाई करते हैं इन द वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी वाल बिनेथ द माइटोम। इसको ध्यान से समझने, एक तो ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है दोस्तों। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है एम्फियोक्सिस का, एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी या बॉडी स्ट्रक्चर, या फर्स्ट वीडियो में कह सकता हूँ जो मैंने बनाया था, वो बहुत ज़रूरी है। आप एम्फियोक्सिस की किसी भी फिजियोलॉजी को समझना हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना हो या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को समझना हो, आपको सबसे पहले उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का पता होना चाहिए। अगर आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि फर्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसी के बेस पर आप सभी वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने वहाँ पर कहा था कि ये ऊपर वाला जो भाग होता है वो डोर्सल साइड कहलाता है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग होगा वो डोर्सल साइड कहलाएगा, नीचे वाला भाग होता है वो वेंट्रल साइड कहलाता है। डोर्सल साइड में आपको दिखाई देगा ऊपर की तरफ क्या, ब्लड वेस्कुलर्स, यहाँ पर सॉरी डोर्सल नर्व कोड दिखाई देगा, नोटोकोड दिखाई देगा। ठीक है, नीचे की तरफ आप ये जो नीचे वाला भाग है वो वेंट्रल भाग कहलाता है। ठीक है, वेंट्रल पार्ट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें जो टेस्टिस और ओवरीज लाई इन द वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है और लेटरली प्रेजेंट है, यानी कि दोनों तरफ प्रेजेंट है, इधर भी और इधर भी। तो एक तरीके से पेयर्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो गोनेट्स होते हैं वो पेयर्ड में पाए जाते हैं। सो द वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी बिनेथ द मायोटोम, यानी कि मायोटोम के नीचे, बिनेथ। ठीक है, बिनेथ द मायोटोम, प्रोजेक्टिंग टू द एट्रियम। देयर आर अबाउट 26 पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर ओवरीज अरेंज्ड मेटामेरिकली। इसमें जो है दोस्तों 26 पेयर में पाए जाते हैं टेस्टिस और ओवरीज अरेंज, और मेटामेरिकली वो अरेंज्ड रहते हैं, यानी कि ईच सेगमेंट, यानी कि हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर पाया जाता है। ठीक है, 1 पेयर इन ईच इन द सेगमेंट 25 to 51। दोस्तों इनकी बॉडी के किस सेगमेंट में, जो 25 से 51 तक के जो सेगमेंट है उसके अंदर ये जो है पाए जाते हैं। ये जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ये जो गोनेट्स होते हैं जो मैंने कहा पेयर्ड में पाए जाते हैं, वो किस सेगमेंट पे पाए जाते हैं, सभी सेगमेंट में नहीं पाए जाते। जो सेगमेंट 25 से स्टार्ट और 51 पर खत्म होता है, उनके बीच में जितने भी सेगमेंट हैं उन सभी में ये जो है पाए जाते हैं गोनेट्स। एंड दे बिगम फ्रॉम अबाउट मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के मिडल पार्ट से ये स्टार्ट होता है एंड रन अप टू द एट्रियोपोर, और ये एट्रियोपोर तक के रन करता है। ठीक है, ऑन इच साइड। इच गोनेट इज सिंपल, इसमें जो सभी के सभी जो गोनेट्स होते हैं वो एकदम सिंपल होते हैं, सैक होते हैं, एंड मीसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि इनकी जो ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, वो मीसोडर्मल होती है। एंड गोनेट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द सीलोम एंड इच इनक्लोज्ड इन ए पाउच ऑफ द सीलोम, जिसको हम बोलते हैं गोनोसील। ठीक है, तो गोनेट्स के बारे में आपको इतना एक्सप्लेन करना है। अगर आप गोनेट्स की स्ट्रक्चर देखें, वर्टिकल सेक्शन ऑफ गोनेट्स, दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम। ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसको आज आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसके बारे में आप बताएंगे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है एट्रियल एपिथेलियम। ठीक है, और ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये बीच में जो जा रही है, यानी कि नरिशमेंट के लिए ये ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल सप्लाई है इसके अंदर, जो कि मैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में भी। और ये है जर्म सेल्स। ठीक है, और जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, सबसे पहले बाहर की तरफ ये जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है, आउटर कैविटी, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी गोनिडियल कैविटी। ठीक है, जो बाहर की तरफ आउटर साइड में, जो आउटसाइड में, यानी कि जो आउटर साइड में जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली स्थान, इसको कहेंगे सेकेंडरी गोनिडियल कैविटी। और इसके जस्ट अंदर की तरफ जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी गोनिडियल कैविटी। ठीक है, उसके अंदर पाई जाती है जर्म सेल्स। ठीक है, उसके अंदर, इसको ये है वर्टिकल सेक्शन ऑफ गोनेट्स। अब इस गोनेट से बनते हैं दोस्तों, आपको पता है टेस्टिस एंड
ओवा। अब हम उसके बारे में देखेंगे, उनको कहेंगे गैमेट्स, ठीक है। सो गैमेट्स किस तरह से होते हैं? द मैच्योर स्पर्म ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, हम सबसे पहले मेल टेस्टिस जैसे जो बनते हैं स्पर्म उसकी बात कर लेते हैं। सो द मैच्योर स्पर्म ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा इज अबाउट 18 माइक्रोन इन लेंथ, 18 माइक्रोन लेंथ में होते हैं, हैविंग ए निकुलेटेड हेड, जिसके अंदर एक निकुलेटेड हेड होता है, ऊपर की तरफ एक्रोसोम, ये हेड होगा, ये नेक होगा और ये टेल होगा, ठीक है। और इस एक्रोसोम के अंदर होता है दोस्तों लाइटिक एंजाइम, जो कि जो फीमेल का यहाँ पर जो ओवा होती है, जो एगसेल होती है, उसमें जो विटलाइन मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व कर सके, ठीक है, उसको लिसिस कर सके। लाइटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे स्पर्म हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हाईल्यूरोनोडेज एंजाइम होता है जो कि लाइटिक एंजाइम की तरफ वर्क करता है। इसी तरीके से इसके अंदर भी एक लाइटिक एंजाइम होता है जो कि इसकी वेटलाइन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है ताकि स्पर्म जो है इस एक्सेल के अंदर एंटर कर सके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। 18 माइक्रोन इन लेंथ, न्यूक्लिएटेड होता है विथ एक्सोसोम, ए मिडल पीस एंड लॉन्ग टेल, इसके अंदर एक मिडल पीस भी प्रेजेंट होता है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, और एक लंबी सी पूंछ होती है, ए लॉन्ग टेल इज प्रेजेंट। द ओवम इज स्फेरिकल, इसके अंदर आप ओवा को देखिए तो स्फेरिकल होता है, ठीक है। एक पॉइंट और याद आ गया है मुझे, आप इसको नोट कर लीजिए कि इतने सारे कॉर्डेट एनिमल्स हमने देखे हैं, उन सभी कॉर्डेट में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्पर्म किसका होता है दोस्तों? एम्फियोक्सिस। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ए मिडल पीस, ए लॉन्ग टेल प्रेजेंट होता है। द ओवम इज स्फेरिकल, इसमें जो ओवम होती है वो स्फेरिकल होती है, यानी कि गोलाकार होती है, ठीक है। अबाउट इसमें 0 पॉइंट, इसका डायमीटर आप देखें तो 0.1 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है, विद ए लार्ज न्यूक्लियस, इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट इज़ ए माइक्रोलेसिथल टाइप दोस्तों, माइक्रोलेसिथल टाइप। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज माइक्रोलेसिथल टाइप? द अमाउंट ऑफ योल्क इज वेरी स्मॉल, इसके अंदर जो योल्क होता है वो इस वेरी स्मॉल में होता है, मतलब कम अमाउंट में होता है। सो इस तरह का जो एक्सेल होगा, एग होगा, उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोलेसिथल टाइप। एग के बारे में भी हम इसी सेकेंड ईयर का जो आपका सेकेंड सेमेस्टर होता है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर आप स्पर्म को देख सकते हैं, ये एक्रोसोम है, ये हेड है, ये टेल है, और यहाँ पर एग सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, बाहर की तरफ होती है विटलाइन मेम्ब्रेन, और सेंटर में आपको दिखाई देगा यहाँ पर न्यूक्लियस, सेंटर के ऊपर की तरफ हल्का सा न्यूक्लियस दिखाई देगा, ये इनर योल कहलाएगा, ये पोलर बॉडी कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पोजीशन आप देख ही चुके हैं, ये गोनेट्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप फेरिंग्स के जस्ट नीचे की तरफ। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गोनेट्स हैं ये जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं ये एट्रियम के अंदर एंटर कर जाते हैं, और इस एट्रियम से जैसे धीरे धीरे ये जो है इस एट्रियम के अंदर दोस्तों और भी फूड पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है। धीरे धीरे मैच्योर होकर के ये एट्रियोपोर से बाहर निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल के साथ ही जो है ये एट्रियोपोर से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकल करके मैंने कहा जैसे ये आउटसाइड द बॉडी जाते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, मेल और फीमेल आपस में फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद एम्फियोक्सिस की कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। तो इस तरह से होता है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक आउटलाइन हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये है, ये जो डायग्राम है ब्रैंकियोस्टोमा शोविंग द लोकेशन ऑफ गोनेड्स, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ मैच्योर गोनेड्स, और ये स्पर्म जो कि गैमेट्स, ठीक है। ये दोनों क्या है? गैमेट्स हैं, ये स्पर्म है और ये एग सेल है। तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो गाइज फाइनली हेडिंग डाल लीजिए गोनोडक्ट्स। देयर आर नो जेनिटल डक्ट्स आर फाउंड, इसमें किसी भी तरह की डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती। व्हेन गैमेट्स मैच्योर द वॉल ऑफ द गोनेट्स ब्रस्ट, जब भी गैमेट्स मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कि स्पर्म या ओवा ये मैच्योर हो जाते हैं, तो वाल जो होती है गोनेट्स की वो ब्रस्ट हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी, एंड ओवा और स्पर्म एस्केप इनटू द एट्रियम, और ओवा जो स्पर्म होंगे वो दोनों के दोनों एट्रियम के अंदर आ जाएंगे, और एट्रियम के अंदर जैसे ही वो पहुंच जाएंगे वहां से ये वाटर करंट के थ्रू फिर एट्रियोपोर तक पहुंच करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो वो एट्रियोपोर के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो एक बार यहाँ से नोट करेंगे, द वॉल ऑफ द गोनेट ब्रस्ट एंड ओवा और स्पर्म एस्केप इनटू द एट्रियम फ्रॉम वेयर, यानी कि वहां से द एस्केप थ्रू द एट्रियोपोर, वो जो है एट्रियोपोर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं अलोंग विद द वाटर करंट के साथ। तो अब हमने क्या देखा कि मेल और फीमेल जो एम्फियोक्सिस से जो यहाँ पर उनके गैमेट्स रिलीज हो गए, कहाँ पर? सी वाटर के अंदर, यानी कि समुद्र के पानी के अंदर वो रिलीज हो चुके हैं। अब यहाँ पर एग और स्पर्म आपस में
फ्यूज़ करेंगे तो उसे कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो किस तरह का हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किया जा रहा है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो कहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं, पानी के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। सो नोट करेंगे, फर्टिलाइजेशन हेडिंग डाल लीजिए। द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड अकर इन सी वाटर एज सून एज द कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर द विटलाइन मेम्ब्रेन विल सेपरेट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही वाटर के अंदर कॉन्टैक्ट में आती है, जो विटलाइन मेम्ब्रेन होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। द एग इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ स्पर्म्स। एग जो होता है वो कई सारे नंबर ऑफ स्पर्म्स से सराउंडेड रहता है। वन स्पर्म विल मेक इट्स एंट्री थ्रू द कंटेंट ऑफ एग। द हेड एंड मिडल पीस ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म का हेड और मिडल पीस जो होता है विल एंटर इन ऊ प्लाज्म। एग का जो ऊ प्लाज्म है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। व्हेन बोथ द न्यूक्लियाई यूनिट, जब इनके दोनों के न्यूक्लियाई, जैसे कि हमने देखा स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, और एग सेल के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस होता है। उन दोनों, ये जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, यूनिट एक, ये दोनों एक हो जाएंगे। when the both nuclei are unit thus the zygote nucleus is formed, वहाँ पर जो है जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो अब हमें क्या देखना है, जाइगोट का डेवलपमेंट, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए फाइनली डेवलपमेंट। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि सबसे पहले लार्वा बनेगा, फिर उसके बाद जो है लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि जब किसी भी एनिमल्स के लाइफ साइकिल के अंदर लार्वा का फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ वो इनडायरेक्ट हुआ, क्योंकि लार्वा फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए एडल्ट में, यानी कि जो जाइगोट है वो वहाँ पर डेवलप करता करता डायरेक्टली वो जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो एम्फियोक्सिस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हैविंग ए लार्वल स्टेज। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगा, ठीक है। और जो क्लीवेज होगा वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने सिंपली बता दिया कि इसके अंदर क्लीवेज होता है 1 to 8 स्टेज क्लीवेज होता है। लेकिन अगर आप इसको जो एमएससी के स्टूडेंट हैं, हालांकि आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एमएससी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कई सारे एक तरीके से पूरा चैप्टर सा बन जाता है ये, कि इसमें जो है क्लीवेज कैसे हो रहा है, ठीक है। 1 to 8 स्टेज में एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है किस तरह से ये जो है क्लीवेज होगा। फिर उसके बाद जो है ब्लास्टुला बनेगा, तो ब्लास्टुला की जितनी भी बनने की जो स्टेजेस होते हैं वो सब वहाँ पर दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो ब्लास्टुला है वो एकदम नाशपाती के आकार का बन जाता है, उसके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी हो जाती है, ठीक है। एंड फाइनली फिर ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है, जिसमें गैस्ट्रुला बनता है। और फिर उसके बाद वो जो गैस्ट्रुलेशन के बाद जो गैस्ट्रुला बनेगा वो लार्वल स्टेज में, जब उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा लार्वा के अंदर, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गैस्ट्रुला से फिर लार्वा बनता है, लार्वा जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर उसके बाद वो एडल्ट एम्फियोक्सिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी एम्फियोक्सिस की लाइफ साइकिल, या आप कहें कि इसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, जिसमें आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है। फाइनली गाइज आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया, या पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आया या नहीं आया है, ठीक है। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि अगर आपको और भी कुछ वीडियोज़ चाहिए तब आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट 500 व्यूज़ आ जाते हैं, 500 व्यूज़ स्टूडेंट वीडियो को वॉच करते हैं, बट कमेंट उसमें से 15 करते हैं सिर्फ। आप लोगों को सभी को कमेंट करना चाहिए, मतलब बताना चाहिए कि सर हाँ ये वीडियो मुझे पसंद आया या नहीं पसंद आया, या फिर आप और भी वीडियोस और भी टॉपिक सब सजेस्ट करने आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग सिर्फ वहाँ पर 2-4 शब्द वहाँ पर टाइपिंग करके कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितना सारा लिखता हूँ। यहाँ पर लिखने के लिए, फर्टिलाइजेशन लिखने के लिए ग्रीन पेन उठाना पड़ता है, ठीक है, ग्रीन स्केच या मार्कर उठाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं द फर्टिलाइजेशन लिखने के लिए फिर ब्लैक स्केच उठाना पड़ता है, फिर ब्लू उठाना पड़ता है, मतलब 1 by 1 इतनी ही दूरी में 3 स्केच उठा करके वहाँ पर लिखना पड़ता है। और आप लोगों के लिए सिर्फ ऐसा है कि 2-3 वर्ड्स आप टाइपिंग नहीं कर सकते, प्लीज़ कमेंट टाइपिंग करें, ठीक है। उससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।